Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor, and in today's modern history class, we will discuss about socio-religious reform movements. जो important personalities थी, कौन सी personality ने कौन सी organization की formation की, सब कुछ बहुत डिटेल में हम अब स्टडी करेंगे. सोशियो-रिलीजियस मूवमेंट, इन मूवमेंट्स की स्टार्टिंग हुई नियर अबाउट आपके 19th सेंचुरी में, मतलब 1800 से लेकर 1900 के बीच में मैक्सिमम मूवमेंट्स की स्टार्टिंग हुई. कुछ मूवमेंट्स 1900 के बाद भी स्टार्ट हुई. बेसिकली इन मूवमेंट्स का मोटो क्या था? सबका अपना अपना मोटो था. सभी रिलीजन्स के अंदर मूवमेंट स्टार्ट हुई. हिंदूज की अलग मूवमेंट स्टार्ट हुई, मुस्लिम्स की अलग हुई, सिख की अलग हुई और पारसीज की अलग हुई. सबको हम डिटेल में करेंगे. मूवमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें जिस मूवमेंट से रिलेटेड, जिस पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो है, सिर्फ उन पर फोकस करना है ताकि हमें सब कुछ याद हो सके और हमें कोई भी प्रॉब्लम हमारे एग्जाम के अंदर ना आए. स्टार्ट करते हैं. पहले ये चीज देखते हैं कि सोशल मूवमेंट्स को दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया. एक रिफॉर्मिस्ट, एक रिवाइवलिस्ट. दोनों में डिफरेंस क्या था? रिफॉर्मिस्ट का मतलब ये था कि वो मूवमेंट्स जो किसी पर्टिकुलर चीज को टारगेट कर रही थी. फॉर एग्जाम्पल कास्ट सिस्टम को टारगेट कर रही थी कि कास्ट सिस्टम इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा था, उसको रिफॉर्म की जरूरत है. वुमेन की कंडीशन काफी खराब है इंडिया के अंदर, उस चीज को अपलिफ्टमेंट की जरूरत है. पहले विडोज की रीमैरिज नहीं पॉसिबल थी, उस चीज की जरूरत है. बिकॉज एक इंसान है, सपोज करो एक लड़की है, उसकी 16 ईयर्स की एज में शादी हुई, 18 की एज में वो विडो हो गई, तो क्या 18 के बाद, मतलब हम देखें तो अभी तक तो उस लड़की की लाइफ स्टार्ट ही नहीं थी. तो यस, विडो रीमैरिज भी होनी चाहिए. सती सिस्टम है, काफी गलत है. बिकॉज एक इंसान को जिंदा जलाने से बुरा आज भी कुछ नहीं होता, पहले भी कुछ नहीं होता. बिकॉज सबसे पेनफुल डेथ जो होती है वो वही होती है. तो उस चीज को खत्म करने की जरूरत है. तो उन चीजों के ऊपर बेस्ड थी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स. कुछ व्यक्ति हुए, जैसे हमारे राजा राम मोहन रॉय थे, जिन्होंने इस चीज के ऊपर बात की. बिकॉज सबने एजुकेशन ले चुके थे, सब में इतनी अवेयरनेस आ चुकी थी, इसकी वजह से उन चीजों के ऊपर बात हुई और कुछ मूवमेंट स्टार्ट हुई. रिवाइवलिस्ट की बात करें तो वो मूवमेंट्स जो बैक टू रिलीजन हमें लेके जाना चाहती थी. जैसे कि उस टाइम पीरियड के अंदर ब्रिटिश रूल काफी पीक पर था, क्रिश्चियनिटी भी फैल रही थी, जिसकी वजह से कुछ लोग थे जिनको अपने अपने रिलीजन से रिलेटेड कुछ कंसर्न्स थे. जैसे दयानंद सरस्वती जी थे, उन्होंने बोला कि वेदास के ऊपर वापस जाओ, हिंदू रिलीजन के ऊपर बिलीव करो. वैसे ही सर सैयद अहमद खान थे, जिन्होंने मुस्लिम्स के लिए सेम बात की. उस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स ने अपने अपने रिलीजन को वापस से प्रमोट करना चाहा, ताकि क्रिश्चियनिटी का जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो सके और लोग अपने ही रिलीजन को ज्यादा समझ सके, और वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक रिलीजन, जो जैसे हिंदुज्म में बात करें, जो हमारे वेदास के अंदर लिखा हुआ है, उपनिषद पुराण इनके अंदर जो लिखा है उसके ऊपर हम फोकस करें, और जो गलत प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे रिलीजन में कभी लिखी ही नहीं गई, उन चीजों को हम ना अपनाएं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सती प्रथा की बात करोगे तो सती प्रथा के बारे में इतना कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, जो और वो प्रैक्टिस थी भी गलत. तो उस तरह से हम पूरे लेक्चर को कवर करेंगे और वन बाय वन सभी मूवमेंट्स को हम अब कवर करेंगे. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट मूवमेंट है राजा राम मोहन रॉय. इनका नाम था राम मोहन रॉय. जो राजा का टाइटल था वो इनको इनके अचीवमेंट्स की वजह से मिला था, और राजा का टाइटल इनको किसने दिया था? हमने पहले भी डिस्कस किया था, अकबर टू ने, जो उस टाइम पीरियड के अंदर मुगल एम्पायर के रूलर थे. ये काफी बड़े ग्रेट लीडर थे और इनको मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा भी कहा जाता है. बिकॉज इन्होंने काफी इंडिया के रिफॉर्म्स के अंदर काफी मेजर चेंजमेंट लाने चाहे. इसलिए अगर आपसे कभी कोई पूछे कि फादर ऑफ इंडियन रेनेसा किसको कहा जाता है, तो वो भी राम मोहन रॉय को ही कहा जाता है. और इम्पोर्टेंट इनसे रिलेटेड क्या क्या है, ये वेस्टर्न थॉट्स की भी रिस्पेक्ट करते थे और ये चाहते थे कि इंडिया वेस्टर्नाइजेशन को अपनाए, लेकिन अपने रूट्स को भी ना भूले और साथ में वेस्टर्नाइजेशन को भी अपनाए. इन्होंने कास्ट सिस्टम के ऊपर बात की कि कास्ट सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा करप्शन है. इन्होंने वुमेन एजुकेशन के ऊपर बात की. सबसे इंपॉर्टेंट इनका रिफॉर्म क्या था कि इन्होंने सती प्रथा के लिए काफी इंपॉर्टेंट वर्क किया, जिसकी वजह से 1829 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सती प्रथा से रिलेटेड रूल को भी पास किया और इंडिया के अंदर सती प्रथा जैसी जो एविल एक थी उसको भी हटाने में इन्होंने बहुत अपना अच्छा सा योगदान दिया. अब और इम्पोर्टेंट इनके बारे में क्या है, आत्मीय सभा, जिसकी फॉर्मेशन कब की इन्होंने? 1814 के अंदर. और इसके अंदर क्या था? इसके अंदर इन्होंने बंगाल से काफी यंग मैन
का एक ग्रुप बनाया, पूरा बैंड बनाया, और इन्होंने किस चीज के ऊपर बात की? मोनोथिज्म। मोनोथिज्म क्या होता है? दैट बिलीव इन वन गॉड, कि भगवान एक ही है, गॉड एक ही है, और हमें सिर्फ एक गॉड के ऊपर बिलीव करना चाहिए, और हमें भगवानों के अंदर ही, कि आप भगवान के अंदर ही डिफरेंशिएट करते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए। हर भगवान, सिर्फ जितने भी भगवान हैं, चाहे वो हिंदुज्म के अंदर हो, चाहे इस्लाम के अंदर, वो सभी एक ही चीज कहते हैं, और हमें वन गॉड पॉलिसी के अंदर, वन गॉड के अंदर ही बिलीव रखना चाहिए। और इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट क्या किया? ब्रह्मो समाज को फॉर्म किया। कब किया? 1828 के अंदर किया। ब्रह्मो समाज भी इसी चीज के ऊपर फोकस करता था कि हिंदुज्म को प्योरीफाई करो, हिंदुज्म के अंदर जितनी भी गलत चीजें हो रही हैं, चाहे वो वुमेन की कंडीशन है या फिर कास्ट सिस्टम है, उन सारी चीजों को हटाओ और वन गॉड के अंदर बिलीव करो। यही ब्रह्मो समाज का मोटिव था। उसके अलावा हमें इनके बारे में क्या याद रखना है? संबंध कौमुदी। 1821 के अंदर इन्होंने अपनी एक बंगाली वीकली जो मैगजीन होती है उसको पब्लिश करना स्टार्ट किया, जिसका नाम क्या था? संबंध कौमुदी। उसके अलावा इन्होंने एक और वीकली स्टार्ट की जो पर्शियन के अंदर, पर्शियन लैंग्वेज में इन्होंने स्टार्ट की, और वो इंडिया की पहली पर्शियन वीकली थी। उसका नाम क्या था? मिरत उल अकबर, जो इन्होंने 1822 के अंदर स्टार्ट की। जो उस टाइम का धर्म सभा थी, उसने इनका काफी ज्यादा अपोज किया। धर्म सभा उस टाइम पर क्या थी? एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी थी जो इनके व्यूज को सपोर्ट नहीं करती थी, इसलिए उन्होंने इनका अपोज भी काफी ज्यादा उस टाइम पीरियड के अंदर किया। अब जब राजा राम मोहन रॉय जी की डेथ हो गई, उसके बाद ब्रह्मो समाज दो इंसानों ने संभाला। पहले देवेंद्रनाथ टैगोर और दूसरे केशव चंद्र सेन। अब इन दोनों के बीच में भी बाद में चलकर काफी क्लैशेस थे, आइडियोलॉजिकल क्लैशेस थे, इसलिए बाद में चलकर क्या हुआ कि जो ब्रह्मो समाज था वो दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड हो गया। जिन्होंने देवेंद्रनाथ टैगोर को सपोर्ट किया उनका अलग ब्रह्मो समाज हो गया, और जिन्होंने केशव चंद्र सेन को सपोर्ट किया वो अलग हो गए। अब देखते हैं केशव चंद्र सेन। इन्होंने ब्रह्म समाज की लेगेसी को आगे बढ़ाया, और इन्होंने किस किस चीज के ऊपर काम किया? कास्ट सिस्टम के ऊपर इन्होंने काम किया, वुमेन राइट्स के ऊपर इन्होंने काम किया, विडो रीमैरिज को भी इन्होंने प्रमोट किया, और ब्राह्मणिज्म, जो ब्राह्मण्स थे उनको भी इन्होंने अपोज किया, बिकॉज उनकी वजह से जो था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन काफी ज्यादा बढ़ रहा था। और साथ में इन्होंने स्ट्रेस सबसे ज्यादा किस पे दिया? यूनिवर्सलिज्म इन रिलीजन, जिसका मतलब है कि रिलीजन चाहे कितने भी हैं लोगों के ऊपर, बट आप पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का एक फेथ होना चाहिए। जो अच्छी चीजें हैं वो सभी को इक्वली फॉलो करनी चाहिए, बिना किसी रिलीजन के डिफरेंस के। कि फॉर एग्जाम्पल अगर इस्लामिक रिलीजन के अंदर कोई अच्छी चीज है तो वो सभी को फॉलो करनी चाहिए, हिंदुज्म के अंदर कोई अच्छी चीज है वो सभी को फॉलो करनी चाहिए। और अपने अपने रिलीजन में जो चीजें गलत हैं, जो हमारे लिए गलत है, जैसे कि चाहे आप सती प्रथा की ही बात कर लो, वो आप किसी भी टर्म में आप उस चीज को सही नहीं बोल सकते, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करती है, तो उन चीजों को हमें हटा देना चाहिए। अब इनके और देवेंद्रनाथ जी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था उसकी वजह से 1866 के अंदर ब्रह्मो समाज डिवाइडेड हुआ। आदि ब्रह्मो समाज और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के अंदर जो लोग गए उनको हेड किया केशव चंद्र सेन ने, और जो आदि ब्रह्मो समाज के अंदर लोग गए उनको हेड किया देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने। अब एक और मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, यंग बंगाल मूवमेंट, जिसके लीडर कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजी। ये एक हिंदू कॉलेज था उस टाइम पीरियड के अंदर, काफी फेमस हिंदू कॉलेज था बंगाल के अंदर, नॉट कि जो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, वो हिंदू कॉलेज अलग है। बंगाल के अंदर हिंदू कॉलेज था, उसके अंदर ये पढ़ाते थे, और इन्होंने वहीं पर बंगाल के अंदर यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट किया था। और ये भी किस चीज के ऊपर बात करते थे? लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रीडम के ऊपर इन्होंने बात की। पर ये मूवमेंट ज्यादा एक्सपेंड नहीं हो पाया और ज्यादा हाईलाइट नहीं हो पाया। अगर देवेंद्रनाथ टैगोर जी की बात करें तो एक तो हमने देख लिया कि इन्होंने ब्रह्मो समाज के लिए काम किया, उसके अलावा इन्होंने एक चीज और की थी। अगर हमसे कभी कोई पूछे कि तत्वबोधिनी सभा 1839, इसकी फॉर्मेशन किसने की थी? इसकी फॉर्मेशन भी देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने ही की थी, और इसके अंदर भी वो सेम वही बातें करते थे जो ब्रह्मो समाज के अंदर की गई। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर्स थे
ईश्वर चंद विद्यासागर, जिन्होंने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले किया। सबसे ज्यादा इनका रोल रहा विडो रीमैरिज, बिकॉज इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से 1856 के अंदर विडो रीमैरिज एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया, जो एक मेजर चेंज लेकर आया वुमेन्स के लिए। साथ में इन्होंने वुमेन एजुकेशन के ऊपर काफी ज्यादा बात की। ये खुद पहले संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे और उसके बाद ये बैथून कॉलेज के सेक्रेटरी बने। और जो बैथून स्कूल था 1849 में जो इस्टेब्लिश हुआ था, वो इस्टेब्लिश भी इन्हीं की हेल्प से हुआ था और बाद में इसके सेक्रेटरी भी ये बने थे। और ये पहला परमानेंट गर्ल स्कूल बना इंडिया का, ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने काफी ज्यादा वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्न थॉट्स को भी प्रमोट किया जो अच्छे थे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एजुकेशन की बात करो कि सभी को एजुकेशन मिलना चाहिए, ये एक वेस्टर्न थॉट ही है, वुमेन्स को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये एक वेस्टर्न थॉट है। इस चीज को भी इन्होंने काफी ज्यादा प्रमोट किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्मिस्ट थे ज्योतिबा फुले। ये खुद भी एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे और इन्होंने सबसे ज्यादा काम भी किसके लिए किया? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए काम किया, बिकॉज इनको खुद को भी वो चीज फेस करनी पड़ी थी और ये नहीं चाहते थे कि वो चीजें किसी और को भी फेस करनी पड़े, तो उसके लिए उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट चीजें की। आज के टाइम पे जो हम दलित वर्ड यूज करते हैं लोअर कास्ट के लिए, वो वर्ड जो दलित टर्म थी वो भी किसने कॉइन की थी? ज्योतिबा फुले जी ने ही कॉइन की थी। उसके अलावा इन्होंने एक सत्य शोधक समाज, सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रुथ की भी फॉर्मेशन की। कब की? 1873 के अंदर की, जिसके अंदर भी ये कास्ट के बारे में ही बात करते थे। जो ब्राह्मण्स का डोमिनेंस था उस टाइम पीरियड के अंदर, उसके बारे में बात करते थे, और जो लोअर कास्ट के लोगों की प्रॉब्लम थी उसके बारे में इन्होंने बात की। उसके अलावा इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी। गुलामगिरी का मतलब, गुलाम का मतलब क्या होता है? स्लेव। तो गुलामगिरी जिसका मतलब था स्लेवरी, जिसके अंदर इन्होंने इंडियन सोसाइटी के अंदर जो बुरा हाल था उस टाइम पीरियड के अंदर ब्रिटिशर्स के अंडर, उसके बारे में काफी सारी चीजें मेंशन की। और इनके अलावा सार्वजनिक सत्य धर्मा पुस्तक, ये भी इन्होंने ही पब्लिश करना स्टार्ट किया 1879 के अंदर। इसके अंदर उन्होंने इक्वेलिटी को समझाया, जस्टिस को समझाया, ह्यूमन राइट्स की वैल्यू समझाई। ये तीनों चीजें इनके अंदर उन्होंने समझाई। और एक लास्ट था सत्यशोधक समाज प्रकाश। इस बुक के अंदर इन्होंने सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफी ज्यादा बात की। जो इन्होंने ये सत्यशोधक समाज की फॉर्मेशन की थी, जिसके अंदर ये एजुकेशन से रिलेटेड, लोअर कास्ट की प्रॉब्लम से रिलेटेड बात करते थे, इसी चीज को प्रमोट करने के लिए इन्होंने ये बुक लिखी और ये बुक भी पब्लिश हुई। अब बात करते हैं सावित्री बाई फुले, जिन्होंने वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट रोल 19th सेंचुरी के अंदर प्ले किया। और इनके इंपॉर्टेंट कुछ वर्क्स क्या थे? पहला था महिला सेवा मंडल, जो इन्होंने 1852 के अंदर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर इन्होंने वुमेन के हक की बात की थी, उनके सोशल इश्यूज की बात की थी, उनकी डिग्निटी की बात की थी। उसके अलावा इन्होंने एक बनाया था नाइट स्कूल एंड स्टीपेंड, जो इन्होंने 1855 के अंदर बनाया और दोनों ने मिलके बनाया था, ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले ने। उस नाइट स्कूल का मतलब क्या था कि ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड के अंदर क्या होता था, जो वर्कर्स होते थे उनको कम से कम भी 12 से 15 घंटे तक काम करना पड़ता था। तो इस केस में वो एजुकेशन कैसे लें? बिकॉज स्कूल्स तो दिन में ओपन रहते हैं, कॉलेज भी दिन में ओपन रहते हैं और उनको काम भी दिन में करना होता था। इसलिए नाइट स्कूल बनाया गया था ताकि जो वर्कर्स हैं वो रात को एजुकेशन ले सके और अपने आप को अपलिफ्ट कर सके। अब उस सेम टाइम पीरियड के अंदर काफी ज्यादा फेमाइन की सिचुएशन भी थी, उसके अंदर भी इन्होंने काफी फ्री का खाना देना, लोगों को मोटिवेट करना और काफी हेल्प उन लोगों की थी जो भुखमरी से उस टाइम पीरियड के अंदर भुखमरी को फेस कर रहे थे। अगर इनके लिटरेरी वर्क्स की बात करें तो काव्य फुले 1934 एंड भवन काशी सुबोध रत्नाकर 1982, ये दो इनके लिटरेरी वर्क्स थे। अब नेक्स्ट है परमहंसा मंडली 1849। अब इसके बारे में आपको इतना ही याद रखना है, ये कहाँ फॉर्मेशन कहाँ हुई? महाराष्ट्र के अंदर हुई। किसने की? दुर्गाराम मेहता जी ने एंड दादोबा पांडुरंग ने, इन दोनों ने इसकी फॉर्मेशन की। एजेंडा सेम था, वही वन गॉड के अंदर बिलीव रखना, कास्ट रूल्स को ब्रेक करना, वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करना, विडो रीमैरिज को प्रमोट करना। और मेनली ये जो और मंडली थी वो मेनली महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के आसपास तक ही इसकी ब्रांचेस थी और आसपास तक की ही इसकी रेंज थी। नेक्स्ट है एक फेमस रिफॉर्मिस्ट गोपाल हरि देशमुख।
एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि काफी बार पूछा भी जाता है काफी एग्जाम में कि पेन ने लोकाहितवादी, लोकाहितवादी किसको कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज थी कि एक प्रभाकर, एक मराठी वीकली थी, उसके अंदर इन्होंने 100 लेटर्स लिखे थे। ये वीकली इनकी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर इन्होंने 100 लेटर्स लिखे थे, जिनमें से एक बहुत फेमस है 7 पत्रे, जो इन्होंने 1848 से 1850 के बीच में लिखा। तो आपको ये एक नाम याद रखना है। उसके अलावा इनका भी सेम मानना था, और एक इनकी फेमस वर्डिंग थी, इफ रिलीजन डिड नॉट सैंक्शन सोशल रिफॉर्म्स देन रिलीजन शुड बी चेंज, फॉर आफ्टर ऑल रिलीजन वॉज मेड बाय ह्यूमन बींग्स। इनका मतलब सिंपल सा था कि अगर कोई धर्म आपको सोशल रिफॉर्म्स करने से रोक रहा है, एक अच्छे चेंजमेंट से रोक रहा है, तो आपको रिलीजन बदल देना चाहिए। बिकॉज अगर हम देखें तो रिलीजन बनाया भी तो हमने ही है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने कोई रिलीजन बनाया, नहीं, किसी भी गॉड ने कोई रिलीजन नहीं बनाया। एट लास्ट रिलीजन हमने ही बनाया, तो अगर कोई रिलीजन हमें ही फेवर नहीं कर रहा तो हमें उस रिलीजन को बदल देना चाहिए। ये इनका इंपॉर्टेंट थॉट था। नेक्स्ट है रामकृष्ण परमहंसा, जो विवेकानंद जी के गुरु थे। ये काफी संत पर्सनैलिटी के इंसान थे, और इनका मानना था, ये गॉड में काफी ज्यादा बिलीव करते थे। अब इनके साथ एक अलग चीज थी जो अभी तक हमने पीछे नहीं देखी, वो ये थी कि ये सभी रिलीजन की तरफ काफी जेंटल थे, बट ये बिलीव सिर्फ हिंदुज्म के अंदर ही करते थे, और ये हिंदुज्म को ही प्रमोट करना चाहते थे। स्वामी विवेकानंद, जो किसके, इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण जी ही थे, और उन्होंने ही स्वामी विवेकानंद जी को रियलाइज करवाया था कि यस, तुम इस धरती के ऊपर आए हो, कुछ इंपॉर्टेंट करने के लिए आए हो। और उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी ने उनके पाथ पर चलकर, आगे चलकर हिंदुज्म को प्रमोट किया। इनसे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी है कि एक तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्टार्टिंग की थी 1897 के अंदर, जिसके अंदर इन्होंने काफी सारे सोशल वर्क्स को प्रमोट किया था। दूसरा, एक इम्पॉर्टेंट चीज इनके बारे में ये थी कि इन्होंने वर्ल्ड लेवल तक ट्रेवल किया, इंडिया से बाहर इन्होंने काफी ट्रेवल किया, और इन्होंने अमेरिका और यूरोप जाकर भी हिंदुज्म को प्रमोट किया, हिंदू सोसाइटी के बारे में वहां पर एक्सप्लेन किया, और इंडिया को वहां पर एज अ रिस्पेक्टफुल मैनर में प्रेजेंट किया। और इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट शिकागो के अंदर स्पीच भी दी, जो काफी ज्यादा फेमस भी हुई। अब आते हैं वेदा समाज 1864 के अंदर। एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ही था जो साउथर्न इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ। इस्टेब्लिश कहाँ हुआ था? मद्रास के अंदर हुआ था। किसने इस्टेब्लिश किया था? श्रीधरल्लू नायडू ने और केशव चंद्र सेन ने। मोटिव वही सेम मोटिव था कि कास्ट के अंदर डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और आउटसाइडर से ज्यादा हमें बिलीव करना चाहिए। चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे, विडो रीमैरिज के फेवर में थे, और पोलीगैमी के भी अगेंस्ट में थे कि एक इंसान को एक इंसान से ही शादी करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो। ये उन दोनों चीजों के फेवर में नहीं थे कि वुमेन अगर एक से ज्यादा से शादी कर रही है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऊपर, तो वो उस चीज के भी सपोर्ट में नहीं थे, और अगर मेन मल्टीपल वुमेन से शादी कर रहे हैं तो ये उस चीज के सपोर्ट में भी नहीं थे। अब आता है आर्य समाज 1875। ये भी इंपॉर्टेंट है। किसने स्टार्ट किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। उनका पहले उनको क्या बोला जाता था? मूल शंकर बोला जाता था, बाद में उनका नाम हो गया था स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने काफी सोशल रिफॉर्म्स को प्रमोट किया, उन्होंने वुमेन कंडीशंस के ऊपर काफी ज्यादा बात की, और बेसिकली आर्य समाज इस्टेब्लिश भी किसके लिए हुआ था? वुमेन्स के हक के लिए बात करने के लिए, सोशल रिफॉर्म के लिए बात करने के लिए, अनटचेबिलिटी के ऊपर बात करने के लिए, कास्ट सिस्टम के ऊपर बात करने के लिए, और साथ में इन्होंने हिंदी लैंग्वेज को भी काफी ज्यादा प्रमोट किया। अब इनसे चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में पता होनी चाहिए। एक तो हमें पता होना चाहिए इनका फेमस स्लोगन। इन्होंने एक बहुत फेमस स्लोगन दिया था, बैक टू द वेदास। ये वेदास के अंदर बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, तो इन्होंने एक मैसेज दिया था कि हमें वापस वेदों के ऊपर जाने चाहिए, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, समवेदा, सबके ऊपर हमें वापस जाना चाहिए और उनके ऊपर बिलीव करना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि इन्होंने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया था, बिकॉज उस टाइम पीरियड के अंदर काफी लोग क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट हो रहे थे इन्फ्लुएंस की वजह से, काफी हिंदू जो थे वो इस्लाम के अंदर कन्वर्ट हो रहे थे। तो इन्होंने एक शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया जिसमें इनका एम था कि हिंदूज को क्रिश्चियनिटी और इस्लाम
में कन्वर्ट होने से रोका जाए और जो कन्वर्ट हो चुके हैं उनको वापस हिंदू बनाया जाए। एक इनकी काफी इंपॉर्टेंट बुक थी जो काफी बार एग्जाम में पूछी भी जाती है, उसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट है प्रथन्ना समाज 1876। किसने फॉर्मेशन की? आत्माराम पांडुरंग ने और एमजी रानडे ने इसकी फॉर्मेशन की। सेम वही बिलीव था, सिंगल गॉड के अंदर बिलीव करना है, कास्ट सिस्टम को नहीं मानना है। कुछ चीजें जो इनको अच्छी लगी वो इन्होंने बुद्धिज्म की भी फॉलो की, कुछ चीजें जो क्रिश्चियनिटी की इनको अच्छी लगी वो भी इन्होंने फॉलो की, और इन्होंने चाहा कि जो चीजें बुद्धिज्म की अच्छी हैं वो भी हिंदुज्म के अंदर ऐड करो, कुछ चीजें जो क्रिश्चियनिटी की अच्छी हैं वो भी हिंदू टेक्स्ट के अंदर ऐड करो, हिंदुज्म के अंदर ऐड करो। और बाद में चलकर आरजी भटनागर जो थे, काफी फेमस संस्कृत स्कॉलर थे उस टाइम पीरियड के अंदर, उन्होंने भी प्रथन्ना समाज को ज्वाइन किया और प्रथन्ना समाज के एक इंपॉर्टेंट लीडर वो बने। अब देखो, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखने, बिकॉज ये चीजें आपसे मेंस में पूछी जाने वाली है नहीं। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपके सिर्फ प्रीलिम्स के अंदर आने वाला है। तो आपको इंपॉर्टेंट, जैसे कोई फेमस बुक हो गया, किसने फॉर्मेशन की, कब की, क्रोनोलॉजी के लिए आपको सिर्फ ये चीजें ज्यादा याद रखनी है, बिकॉज मोटिव तो सबका सेम था, मोटिव आपको चेंज नहीं मिलेगा, वही कास्ट, वही मोनोथिज्म, वही यूनिवर्सलिज्म, वही वुमेन एजुकेशन, विडोरी मैरिज, आपको सबके सेम मोटिव ही मिलेंगे। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसकी फॉर्मेशन की थी किसी इंडियन ने नहीं की थी, एक आपके रशियन के स्पिरिचुअलिस्ट थे मडामे एचपी, और एक आपके अमेरिकन थे एचएस ऑलकॉट। इन्होंने इसकी फॉर्मेशन की थी कहां पर? यूनाइटेड स्टेट के अंदर 1875 के अंदर। अब ये थियोसॉफिकल सोसाइटी इंडिया में कब आई? 1879 के अंदर आई, और इसका जो हेडक्वार्टर था वो मद्रास के पास बना 1886 के अंदर। इंपॉर्टेंट ये कब हुई इंडिया के अंदर? जब एनी बसंत ने इसको ज्वाइन किया, और इंडियन स्ट्रगल के अंदर उन्होंने इस सोसाइटी को काफी ज्यादा एक्सपेंड करना चाहा। सोसाइटी सेम उन्हीं चीजों के ऊपर बात करती थी कि एंशिएंट रिलीजन को फॉलो करो, फिलॉसफीज में बिलीव करो, साइंस के अंदर बिलीव करो, और एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड को एस्टेब्लिश करो। अब बात करते हैं मुस्लिम्स में कौन सी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स थी। पहली थी वहाबी मूवमेंट 1830 टू 1860 के नियर अबाउट, जिसके इंपॉर्टेंट लीडर कौन थे? सैयद अहमद बरलवी ऑफ राय बरेली। अब ये किस में बिलीव करते थे? ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे किसकी टीचिंग से? अब्दुल वहाब ऑफ अरेबिया एंड शाह वल्लीहुआ जो एक दिल्ली के संत थे, इनकी टीचिंग से ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, और इनका मोटिव यही था इस्लाम को प्रमोट करना, इस्लाम के मतलब को लोगों को समझाना, और जितना हो सके उतना इस्लाम को प्रमोट करना, ये इनका मेन मोटिव था। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट थी मुस्लिम्स में फेराजी मूवमेंट, जो सेम इसी टाइम पीरियड के बीच में स्टार्ट हुई 1838 टू 48 के बीच में। इंपॉर्टेंट लीडर पता होने चाहिए आपको, शरीयतुल्लाह खान एंड दादू मियां, ये दोनों इंपॉर्टेंट लीडर थे, और ये पहला एंटी टैक्स कैंपेन था अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसके अंदर वो क्या डिमांड कर रहे थे कि हम टैक्स नहीं देंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, स्पेसिफिकली इन द रीजन ऑफ बंगाल, स्टार्ट बंगाल से हुई, और बंगाल के आसपास के रीजन में ये मूवमेंट फिर एक्सपेंड हुई। अब सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट ये थी मुस्लिम्स की, जो किसने स्टार्ट की थी? सैयद अहमद खान ने, एंड द अलीगढ़ स्कूल, एंड इसी के अंदर अलीगढ़ स्कूल की एक स्टार्टिंग है, जो आज के टाइम पीरियड के अंदर हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देखते हैं, जिसके ऊपर अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी बात की थी, वो भी किन के टाइम पीरियड के अंदर फॉर्म हुई थी? सैयद अहमद खान के टाइम पीरियड के अंदर फॉर्म हुई थी। ये काफी इंटेलिजेंट पर्सन थे, इन्होंने काफी चीजों के बारे में बात की, इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को सपोर्ट करते थे, ये ब्रिटिशर्स की एजुकेशन को, कुछ वेस्टर्न एजुकेशन को, कुछ ब्रिटिशर्स के थॉट्स को भी सपोर्ट करते थे उस टाइम पीरियड के अंदर, और थोड़े से टॉलरेंस थी इनके अंदर नेचर को लेके। मतलब एक होता है ना कि प्योरली इस्लामिक चीजों को ये सपोर्ट नहीं करते थे, ये इस्लाम के अंदर कुछ चेंजमेंट लाने को रेडी थे। इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन अलीगढ़ इन 1875 की स्टार्टिंग भी इन्होंने की थी, और यही था कि अलीगढ़ मूवमेंट बिकॉज अलीगढ़ से स्टार्ट हुई थी, इसके अंदर क्या था कि मुस्लिम्स को दोबारा से रिवाइव किया जाए,
दोबारा से मुस्लिम पॉपुलेशन को स्प्रेड किया जाए, बिकॉज उस टाइम पीरियड के अंदर थोड़ा सा इस्लामिक इन्फ्लुएंस, मुस्लिम इन्फ्लुएंस जो था वो कम होता दिखाई दे रहा था, तो इन्होंने दोबारा उस चीज को बढ़ाना चाहा। इन्होंने उर्दू को भी काफी ज्यादा प्रमोट किया और 1866 के अंदर इन्होंने ही ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन एट अलीगढ़ की इस्टेब्लिशमेंट भी की। एक इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट बुक भी लिखी, वो थी द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट 1848। अब आती है पारसी मूवमेंट। एक ही मूवमेंट थी पारसी मूवमेंट, द रहनुमाई मजदयसन सभा, जो किसने स्टार्ट की थी? दादा भाई नारोजी ने स्टार्ट की थी। मेन मोटिव इनका यही था, सेम वुमेन एजुकेशन के ऊपर बात करना, कुछ पारसी सोशल कस्टम्स के ऊपर बात करना, बिकॉज पारसी की पॉपुलेशन वैसे भी कम थी, आज भी कम है, तो थोड़ी सी पारसी रिलीजन से रिलेटेड, पारसी कस्टम से रिलेटेड बात करना, पारसीज को वेस्टर्न एजुकेशन से और इंडियन सोसाइटी को इम्प्रूव करना, ये सब कुछ इस मूवमेंट का मोटिव था। अब है सिख मूवमेंट्स। एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट थी कूका मूवमेंट, जिसको नामधारी मूवमेंट भी कहा जाता है, जो 1872 के अंदर स्टार्ट हुई। इसके इंपॉर्टेंट लीडर थे भगवत जवाहरमल एंड बाबा बालक सिंह, ये दो इसके इंपॉर्टेंट पर्सन्स थे, इंपॉर्टेंट लीडर थे। एक तो इनका मोटिव वो सेम था जो बाकी मूवमेंट्स का था, वही कास्ट सिस्टम, अर्ली मैरिज, और उसके अलावा इन्होंने जो वन गॉड थी, वर्शिप ऑफ वन गॉड को फॉलो किया। साथ में इन्होंने बोला कि ये चीज हमें कैसे अचीव हो सकती है, प्रेयर से अचीव हो सकती है, मेडिटेशन करके अचीव हो सकती है। और इन्होंने खुद के मॉरल कोड्स बनाए, जो भी इनको फॉलो करता था, इनकी मूवमेंट को सपोर्ट करता था, वो इन्हीं के मॉरल कोड्स को भी फॉलो करता था। नेक्स्ट मूवमेंट थी अकाली मूवमेंट 1920 टू 1925, और इसी अकाली मूवमेंट से बाद में चलकर जो आप पंजाब की रीजनल पार्टी बनी अकाली दल, वो भी यहीं से निकलकर बाद में जाकर एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई। मूवमेंट की स्टार्टिंग ऑब्वियस है पंजाब में हुई, 1920 के अंदर हुई। इनका पहला मेन एम था गुरुद्वारास के एडमिनिस्ट्रेशन को क्लीन करना, कि जो गुरुद्वारास का एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक प्रॉपर तरीके से चले, उसमें कोई भी करप्शन ना हो, और उस चीज को ठीक करना इनका सबसे पहला मोटिव था। और ये सिर्फ सिख रिलीजन को सपोर्ट करते थे, सिर्फ जो सिख लोग हैं उनको सपोर्ट करते थे और उन्हीं के लिए काम करना चाहते थे। ये अपने रिलीजन को लेकर इनका काफी सेल्फिश नेचर था। जो भी इस मूवमेंट से जुड़े, जो सिर्फ सिखिज्म को प्रमोट करना चाहते थे और जिनको सिर्फ सिख की प्रॉब्लम से ही कोई भी मतलब था, और किसी भी रिलीजन के लोगों से इनको मतलब नहीं था। इन्होंने ही एक न्यू सिख गुरुद्वारा एक्ट भी पास करवाया 1922 के अंदर, एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर फ्रॉम द अकालीज। तो ये सिंपल सा एक रूल था, एक्ट था, जो पास हुआ उस टाइम पीरियड के अंदर, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट के प्रेशर की वजह से। बिकॉज उस टाइम पीरियड के अंदर आपका पंजाब का रीजन भी बहुत ज्यादा था। बाद में तो पंजाब डिवाइड होकर आधा पाकिस्तान के पास चला गया, आधा इंडिया के पास रह गया, और उस टाइम पर उन चीजों का इन्फ्लुएंस जो सिख पॉपुलेशन थी वो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा थी, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा प्रेशर बना और उनको वो एक्ट पास करना पड़ा। अब देखते हैं एनालाइज, कि आपसे कोई पूछे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स को आप कैसे देखते हो, तो किसी भी चीज का सब कुछ पॉजिटिव नहीं हो सकता, सब कुछ नेगेटिव नहीं हो सकता, हर चीज में दोनों चीजें होती हैं। तो अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ये था कि वुमेन एजुकेशन प्रमोट हुई, वुमेन की अपलिफ्टमेंट हुई, उनके लिए रीमैरिज का ऑप्शन ओपन हो गया, उनको अब सती प्रथा खत्म हो गई, तो वो चीजें बहुत अच्छी हुई। कुछ कास्ट अपलिफ्टमेंट हुई, लोगों में कास्ट को लेकर अवेयरनेस आने लगी, कास्ट से रिलेटेड बुक्स लिखी जाने लगी, उनकी कंडीशन में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट आया। कुछ चीजें थोड़ी साइंटिफिक भी होने लगी, बिकॉज एजुकेशन काफी ज्यादा प्रमोट हो चुकी थी, इसलिए लोग साइंस से काफी ज्यादा इंट्रोड्यूस हो चुके थे। कुछ जैसे सरस्वती दयानंद जी थे, उनकी वजह से इंडिया का जो पास्ट था वो भी थोड़ा ग्लोरीफाई हुआ, लोग वापस वेदास की तरफ जाने लगे, तो ये चीजें थी जो अच्छी हुई। अब अगर हम नेगेटिव की बात करें तो क्या हुआ, सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट था डेवलपमेंट ऑफ कम्युनलिज्म, कि लोग रिलीजन में डिवाइड होना स्टार्ट हो गए थे, वो अपने अपने रिलीजन के लिए लड़ना स्टार्ट हो गए थे, हिंदूज अपने लिए, मुस्लिम्स अपने लिए, और रिलीजन एक लेवल अप प्रमोट होने लग गया था, जिससे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक डिवाइड एंड रूल वाली पॉसिबिलिटी थी, जो उनका एक पॉलिसी थी, वो प्रमोट होने लगी, और यहीं से एक स्टार्ट हो गई थी कि यस
जो सीड्स ऑफ पार्टीशन थी कि यस अब बिकॉज जो अकाली मूवमेंट था जो बाद में चलकर वो भी क्या चाहते थे कि सिख को एक अलग देश बना दिया जाए जो सिख्स के लिए हो, और मुस्लिम्स ने तो अपनी डिमांड अलग से की ही, उनको तो बाद में चलकर पाकिस्तान मिला ही। उस तरह से रिलीजन जो डिफरेंसेस आए वो उनकी वजह से इंडिया को एक बहुत बड़ी कॉस्ट चुकानी पड़ी और उसकी वजह से काफी चीजें उनको फेस करनी पड़ी। और कुछ एंटी वेस्टर्न सेंटिमेंट्स जो लोगों में डेवलप हुए वो गलत भी थे, बिकॉज कुछ चीजें वेस्टर्न की अच्छी भी हैं। अब वही सेम चीज है ना, पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह होते हैं, तो आप वेस्टर्नाइजेशन के अंदर कुछ चीजें अच्छी भी हैं कुछ बुरी भी हैं, तो इन्फ्लुएंस इस तरह से चल गया कि लोग जो अच्छी चीजें थी वेस्टर्नाइजेशन के अंदर जैसे एजुकेशन हो गया या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, लोग उन चीजों को भी ड्रॉप करना स्टार्ट कर चुके थे, तो वो कुछ चीजें गलत भी थी। ये थे नेगेटिव इम्पैक्ट। अब चलो पीवाईक्यूज और देख लेते हैं। पहला है हमारा, who among the following was associated as secretary with Hindu female school which later came to be known as Bethune female school? तो सिंपल सा आंसर था इसका ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और ये आपका आया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के अंदर। अगर आपने लेक्चर भी ध्यान से सुना होगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगने वाला। नेक्स्ट है हमारा सत्य शोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड, ये आपका 2016 के अंदर प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आया था, एंड द आंसर इज एन एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र, ये भी हमने डिस्कस किया था पीछे। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग अबाउट ब्रह्मो समाज? इट अपोज्ड idolatry, it denied the need for a priestly class for interrupting the religious texts, it popularized the doctrine that the Vedas are infallible। अब हमें देखना है कि इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो स्टेटमेंट करेक्ट है बी, बिकॉज जो लास्ट स्टेटमेंट है वेदास से रिलेटेड इतना ब्रह्मो समाज ने कोई भी फोकस ही नहीं किया था, बिकॉज उनका फोकस ही अलग जगह पर था। वो आइडियोलॉजी के अंदर बिलीव करते थे, फिलॉसफी के अंदर बिलीव करते थे, वो वन गॉड के अंदर बिलीव करते थे, तो वो उस चीज के ऊपर गए नहीं। तो आंसर आपका है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, और ये आपका आया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2012 के अंदर। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम वीडियो के अंदर लगी हो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लेक्चर नहीं था बिकॉज हमें सब चीजें याद ही रखनी पड़ेंगी, बट फिर भी थोड़ा बहुत जो अंडरस्टैंडिंग का था वो हमने कवर कर लिया। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।